two-dimensional elastic collision. Two-dimensional two-dimensional elastic collision. It is also called the elastic collision in a plane. जैसे हमने जो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन. दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन ए प्लेन. क्या सिचुएशन है बेटा, यहां देखो. सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी से u1. इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट है लेट दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास m2 और इसकी जो वेलोसिटी है वो है u2. सिचुएशन ऐसे है कि इसका जो सेंटर है ना वो इसके सेंटर से स्लाइटली ऊपर है. समझ में आया? ऐसे थोड़ा सा अगर मैग्नीफाई करके दिखाऊं, ये m1 और m2 थोड़ा ऐसे है. तो जब ये इसको हिट करेगा तो सेंटर के ऊपर से हिट करेगा, जिससे क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा. मींस बिफोर कोलिजन एंड सी आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन तो दोनों अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे थे, बट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, m1 जो था इधर चला गया विद स्पीड v1 और m2 जो था वो इधर चला गया विद स्पीड v2. ये एंगल है θ1 सपोज और ये वाला एंगल है θ2. So this is the picture before collision and this is the picture after collision. Before collision तो ये वन डायमेंशनल था, बट आफ्टर collision नाउ इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे. अगर ये एंगल θ1 बन रहा है, यहाँ पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो. अगर ये एंगल θ1 बन रहा है तो बेटा ऑब्वियसली ये भी तो θ1 ही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा. ठीक. इस वेलोसिटी का इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v1 cos θ1. जहां थीटा होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट. इस वेलोसिटी का जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो होगा v2 cos θ2. फिर और क्या होगा, ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v1 sin θ1 और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होगा v2 sin θ2. ठीक है. बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन समझ आ गया. बिफोर कोलिजन हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिफोर कोलिजन तो मोशन हो ही अलोंग एक्स एक्सिस रहा है. बिफोर कोलिजन द मोशन इज टेकिंग प्लेस ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, बट आफ्टर कोलिजन द मोशन इज टेकिंग प्लेस इन ए प्लेन. सो ये v की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ θ1 पे है, तो एक कंपोनेंट होगा v1 cos θ1, एक होगा v1 sin θ1. v2 है cos θ2 sin θ2.
ठीक। अब अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, दोनों यहाँ वैलिड होंगे क्योंकि हमने इलास्टिक कोलिजन लिया। सो लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन फर्स्ट। मोमेंटम कंजर्वेशन, बेटा मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एवरी वेक्टर हैज कंपोनेंट्स। इनिशियल मोमेंटम देखो है ही अलोंग एक्स एक्सिस है, सो इनिशियल मोमेंटम विल बी m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम देखो जो होगा, अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, उसको स्प्लिट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। हाउ वी राइट मोमेंटम कंजर्वेशन? व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस? टोटल m1 u1 plus m2 u2, it is equal to what is total final momentum along x axis? अगर वेलोसिटी v1 cos थीटा 1 है, मास तो इसका m1 ही है, तो मोमेंटम क्या हुआ? m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यही मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मुझे अलोंग y एक्सिस लिखना है तो क्या लिखूंगा? अलोंग y एक्सिस देखो, इनिशियली तो y एक्सिस के अलोंग मोशन हो ही नहीं रहा, जा रही सीधे x एक्सिस है, तो ऊपर नीचे तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, सो इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज 0। लेकिन फाइनली इस वेलोसिटी का ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, दैट इज v1 sin थीटा 1, सो मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 sin थीटा 1 प्लस दूसरा कंपोनेंट नीचे है। अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों जो कॉस कंपोनेंट्स हैं इनकी तो सेम डायरेक्शन है, लेकिन जो साइन कंपोनेंट्स हैं इनकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर ऊपर m1 v1 sin थीटा 1 है, तो नीचे क्या होगा? m1 इंटू माइनस v2 sin थीटा 2, जिससे ये बन जाएगा आपके पास m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2, सॉरी m2 है, m2 v2 sin थीटा 2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तीसरी इक्वेशन आएगी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी स्केलर क्वांटिटी के तो कोई कंपोनेंट्स हम नहीं फाइंड करते, कंपोनेंट्स तो वेक्टर्स के करते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, यहाँ क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वन बाय टू m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, सारा मिटा दो, इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इसमें जरूरत नहीं है आपको कुछ और करने की, ज्यादा से ज्यादा आप इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ये लिख सकते हैं m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 square minus u2 square, and let us say this is equation number 3। हमारे पास यही तीन इक्वेशंस बनी थी पहले भी, जब हमने वन डायमेंशनल कोलिजन की बात करी थी, वहां भी तो तीन ही इक्वेशंस बनी थी, ठीक है। इक्वेशंस यहाँ वहां क्या था हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन थी, डिवाइड किया, तीसरी आ गई। यहाँ लेकिन
मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे ही 3 बन गई। ठीक है, अब समझना बेटा ध्यान से। हमारे पास जब वन डायमेंशनल कोलिजन की बात करते हैं, मैंने आपको बोला कि हमने 2 चीजें फाइंड करनी है, V1 और V2, क्योंकि कोलिजन के बाद वाले जो पैरामीटर्स है वो ही अननोन पैरामीटर्स है, जो इनिशियल थे वो तो नाउन थे। हमारे पास बेसिक इक्वेशंस बनी थी 2, डिवाइड करके तीसरी बनाई थी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक मोमेंटम का, 2 इक्वेशंस बनी थी और कितने वेरिएबल्स थे हमारे अननोन? 2 ही। यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर हमारे पास इक्वेशंस 3 तो बन गई, बट वेरिएबल्स 3 नहीं है, वेरिएबल्स 4 हैं, मतलब अननोन वेरिएबल्स कितने यहां? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी हैव 4 अननोन वेरिएबल्स। कौन कौन से? V1 V2 तो है ही है, और θ1 θ2, क्योंकि क्या पता कि ये कितने डिग्री पे गया कोलाइड करके, 30 डिग्री पे गया, 45 पे गया, 60 पे गया, 90 पे गया। सो हमें θ1 और θ2 भी तो निकालना पड़ेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हम कोई जनरल सोल्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि 3 ही इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने अननोन? 4। इट इज लाइक दिस कि मैं एक इक्वेशन लिखूं 2x + 3y = 9 और आपको बोलूं कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। कर सकते हम? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स 2 हैं। ऑन द अदर हैंड अगर खाली इतना लिखा होता 3y = 9, एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल, तो हम लिखते y = 9/3, दैट इज 3। अब अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें एक इक्वेशन और दी होनी चाहिए, कुछ भी, फिर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब जितने हमारे अननोन वेरिएबल्स हैं हमारे पास उतनी इक्वेशंस होंगी, तो ही हम एक जनरल फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो तो 4 है, बट इक्वेशंस 3 से ज्यादा कभी नहीं बन पाएंगी, इसलिए हम कोई जनरल सॉल्यूशन पर एंड नहीं करेंगे। वी हैव टू स्टॉप हियर ओनली। एंड लास्ट में क्या लिखना है? यही चीज, we have 4 unknown variables but only 3 equations, so no general solution can be formed. However, इन तीनों में से अगर कोई एक पैरामीटर स्पेसिफाइड हो, गिवन हो कि m1 की बाद में इतनी वेलोसिटी हो गई, तो बताओ v2 कितना है, θ1 कितना है, थीटा, फिर हम कर सकते हैं। क्योंकि तब हमारे पास अगर v1 गिवन होगा तो ये 3 ही अननोन वेरिएबल बचेंगे और 3 इक्वेशंस तो है ही हैं। अगर θ1 गिवन होगा तो भी 3 ही अननोन वेरिएबल्स बचे, राइट? सो वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें इन चारों में से कौन सा एक वेरिएबल जो है वो स्पेसिफाइड है, तो उसके हिसाब से हम बाकी 3 इक्वेशन, बाकी 3 वेरिएबल्स को के लिए 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट इज we do not have, that is a problem here, we do not have a general solution, so we have to stop in between only. ठीक है, however एक वेरिएबल अगर गिवन होगा तो बाकी 3 भी पता चल जाएंगे यूजिंग दीज इक्वेशंस, क्योंकि है तो इक्वेशंस का ही मैनिपुलेशन। जैसे वन डायमेंशनल कोलिजन में क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी, डिवाइड किया, तीसरी इक्वेशन बन गई u1 - u2 = v2 - v1। फिर उस तीसरी इक्वेशन से v2 निकाला और दूसरी में डाला तो v1 के लिए बन गया, फिर v1 निकाला, v2 के लिए फॉर्मूला बन गया। 2 ही इक्वेशंस हैं बेसिक और 2 ही वेरिएबल्स है, इसलिए वो इजीली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने कोलिजन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है मल्टीपल रिबाउंडिंग का। मल्टीपल रिबाउंडिंग क्या होता है? मल्टीपल रिबाउंडिंग पहले ये समझना, एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से जमीन पे गिरा, फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रीगेन्स अप टू सर्टेन हाइट, एंड मान लो ये हाइट है h1, तो ये कौन सा कोलिजन हुआ? इनइलास्टिक कोलिजन।
ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो ये बॉल यहीं पे स्टिक हो जाता। ये कौन सा है? इनइलास्टिक। उसके बाद अगर ये दोबारा गिरता है और फिर जाता है अप टू हाइट h2 एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी टाइम्स होता है ये। देखो इसको कैसे हम ये कोलिजन की एग्जांपल है या नहीं है? इसमें इसके पाथ को इस फ्लोर ने इन्फ्लुएंस किया, चेंज कर दिया, तो कोलिजन हो गया। आल्दो ये जो फ्लोर है जहां ये बॉल टकराया वो कोलिजन से पहले भी रेस्ट में था और कोलिजन के बाद भी रेस्ट में ही है। मतलब u2 भी 0 है और v2 भी 0 है। जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को इसने हिट किया वो इसकी वेलोसिटी थी, वो हम पता करेंगे कितने वेलोसिटी से हिट किया, और जिस वेलोसिटी से वापस गया वो भी हम पता करेंगे। तो जो हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसकी जगह आप खाली वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तब बोलते हैं जब दोनों बॉडीज मोशन में हो, याद है ना? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी व्हिच इज आल्सो इन मोशन। हियर one body is in motion, the other is stationary, right? So let us assume that a ball falls freely from a height h above the ground and rebounds up to height h1. कितनी हाइट तक गया? h1 हाइट तक गया। तो velocity with which it hits the ground, मान लेता हूं मैं वो वेलोसिटी v1 है। अभी वो कोलिजन वाले u1 u2 v1 v2 छोड़ दीजिए, अभी कितनी वेलोसिटी से इसने ग्राउंड को हिट किया? v1 से। तो बेटा v1 कितना होगा आपको पता है? एक बॉडी का जब फ्री फॉल होता है फ्रॉम हाइट h तो किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करता है? √2gh। अगर उतनी ही वेलोसिटी से वो रिबाउंड करा ना तो उसी हाइट पे चला जाएगा, लेकिन यहां तो h1 हाइट तक गया है। If the ball rebounds with velocity v2 up to height h2 तो जाता है, वो तो लिख दिया h1 जाता है, फर्स्ट रिबाउंड है ये, देन v2 कितना होगा? v2 नहीं, इसको अरे मैंने बोला उसके पैरामीटर छोड़ दो ना, अब चलो u1 बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं खाली वेलोसिटी है, वहां इनिशियल वेलोसिटी थी ना, यहाँ एक ही बॉडी मोशन में है, इसको v बोल देता हूँ, इसको v1 बोल देता हूँ, तो फर्स्ट रिबाउंड हुआ ऐसे, क्योंकि यहाँ बार बार कोलिजन होना है। तो फिर कितने u1 और कितने u2 u3, जिस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को हिट किया वो v है और जिससे वो वापस गया वो v1 है, तो v1 हो जाएगा √2gh1। कैसे आया √2gh1 पता है या नहीं पता है? यहां से v1 वेलोसिटी से ऊपर गया h1 हाइट तक, तो क्या बोलूंगा? इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये h1 हाइट तक ही गया, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होती है। और जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है एक्सीलरेशन पॉजिटिव होती है नेगेटिव? नेगेटिव होती है। मेरे पास इक्वेशन है जनरल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर की जगह v1 स्क्वायर, सॉरी v यहाँ फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ले ली v1 इज इक्वल टू 2g माइनस g लिखना है इंटू h1, माइनस माइनस कट जाएगा, v1 स्क्वायर कितना हो गया? 2gh1, तो v1 कितना हो गया? √2gh1। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e,
if E is the coefficient of restitution, then E is equal to, क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि फ्लोर तो रेस्ट पे ही है, तो सिंपली इट विल बी v1 by v। बेटा ये जो v1 by v है, दिस विल बी रिटन एज रूट ऑफ 2gh1 डिवाइडेड बाय 2gh, रूट 2g कैंसल, तो E कितना बन गया, हाँ, रूट h1/h। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करोगे तो आप बोल सकते हो दैट E स्क्वायर इज इक्वल टू h1/h, तो आपके पास ना h1 का फॉर्मूला आ गया, E स्क्वायर h1 कितना है, E स्क्वायर h, व्हाट इज E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, h तो गिवन ही होगा, ठीक है, कितनी हाइट से गिरा, तो कितनी हाइट तक जाएगा वो E पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। E का तो डेफिनेशन है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर E फाइंड करना होगा तो देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस इक्वेशन में दो चीजें अननोन हो और तीसरी बोले फाइंड करें, दो गिवन होंगी, तीसरी फाइंड करनी है, तो या तो अगर E गिवन हुआ, H गिवन हुआ तो H1 पता कर लेंगे, और अगर H1 और H2 गिवन होगा, एक बॉडी 10 मीटर से गिरी और 8 मीटर तक गई, तो बताओ E कितना है, रूट 10 डिवाइडेड बाय 8। लेकिन जनरली कैसा क्वेश्चन होगा, E गिवन होगा, जैसे E है 0.5, H है 10 मीटर, तो बताइए H1 कितना होगा, E स्क्वायर हो गया 1/4, 1/4 आएगा ना, ये 0.2 है, 1/2 है, 1/4 इंटू 10/4 आंसर, ठीक है। अगर दोनों हाइट दी होगी तो E फाइंड करना है, v1 by v2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, v1 by v, सिंपली E इज रूट ऑफ h1/h, ठीक है। ये है एक रीबाउंड। नाउ सपोज करो कि ये दिस कीप्स ऑन गोइंग, ये जो रीबाउंडिंग है ये हमेशा ही रहती है, एक बॉल h हाइट से जमीन पे गिरा, फिर पहला रीबाउंड हुआ और ये गया h1 तक, दूसरा रीबाउंड हुआ गया h2 तक, मैं इधर आगे बना रहा हूँ, उधर ही हो सकता है ये, फिर ये गया h3 तक, और फिर ये गया hn तक, ऐसे ये h1 है, ये h2, h3, h4, hn। इस मल्टीपल रीबाउंडिंग में सरफेसेस तो सेम ही है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो E ही रहेगा। तो ये जो h1 है, h1 कितना है, अभी हमने पढ़ा E स्क्वायर h, h1 इज E स्क्वायर h। अच्छा h2 कितना होगा, सेम पैटर्न पे बताओ। हम ये बोल सकते हैं ना कि एक बॉल h1 हाइट से गिरा और h2 तक गया, तो h2 हो गया E स्क्वायर h1, E स्क्वायर h1। लेकिन अगर आपको h2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ h, तो बोल सकते हैं h2 इक्वल टू E स्क्वायर h1 की जगह E स्क्वायर h। दिस will give you E raised power 4h,
ठीक है, अब अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, H2 से गिरा और H3 तक गया, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ दैट H3 is equal to E square H2 and H2 is e raised power 4h, which means H3 is equal to e raised power 6h. अभी हम जनरलाइज कर सकते हैं, ये एक और करें अभी। अब बोलो H3 से गिरा और H4 तक गया, तो H4 हो जाएगा e स्क्वायर H3, विच मीन्स H4 हो जाएगा e स्क्वायर H3 इज e रेज पर, ठीक है, तो H4 कितना हो गया, e रेज पर मल्टीप्लाई नहीं कर देना, दिस इज आर सेम पावर्स आर एडेड, e रेज पर 8h। देखो जब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, 6, 4, 8, तो बताओ व्हाट विल बी HN, nth रिबाउंड, e रेज पर 2NH। डबल कैसे आता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 into 2 8, तो n into 2 2n। ठीक है, आप बीच में से कोई भी रिबाउंड बता सकते हैं, एक बॉडी h हाइट से गिरी, बताओ 6th रिबाउंड के बाद उसने कितनी हाइट गेन करी, ठीक है, 6th रिबाउंड के बाद h6 निकालना है आपने, तो e रेज पर 12h, जो e का वैल्यू दिया है उसका पावर 12 कर दो, और h तो ओरिजिनल हाइट है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव में देखो ना क्वेश्चन, ये वैसे सिचुएशन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कभी, ये कॉम्पिटिटिव के लिए, अगर आपको ये पूछा कि बताओ इस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अगर मैं उस डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट कर लूं, कितना होगा, बॉडी यहां से चली, नीचे आई, कितना मूव किया h, फिर ऊपर गई h1, फिर नीचे आई h1, जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी ना, फिर h, h1, h1, फिर h2, फिर से h2, फिर h3, फिर h3, h4, तो h कितना होगा बेटा, h प्लस 2h1 प्लस 2h2 2h3, और आपने ये h तो फाइंड करे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ h, h1, h2, h3 तो किया हुआ ना फाइंड, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा h को, therefore s equals to h plus 2e square h plus 2e4h plus 2e6h, ठीक है। अब इसमें h नहीं है, सॉरी e नहीं है, ना ही 2 है, लेकिन अगर आप यहां से देखना स्टार्ट करो, इसको छोड़ दीजिए, इसमें 2e स्क्वायर h है, इसमें 2e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर h है, e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर हो गया ना e4, ये e स्क्वायर इंटू e4 है, तो अगर मैं पहले वाला छोड़ दूं, h प्लस 2e स्क्वायर h कॉमन ले लो, I can write 1 plus e square plus e4,
प्लस आगे करो इसको सॉल्व। इस सीक्वेंस को इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या होता है, सक्सेसिव टर्म्स की रेशो जो है वो बराबर होती है, सेकेंड बाय फर्स्ट आर, ए आर स्क्वायर बाय ए आर क्यूब बाय ए आर। सक्सेसिव टर्म्स की रेशो सेम होगी, उस पर्टिकुलर सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंस सेम होगा तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी। इसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, आर इज द कॉमन रेशो, और अगर बेटा जो हमारी इनफाइनाइट जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर क्या है, कॉमन रेशो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहां से आपके पास जो S बनेगा दैट विल बी इक्वल टू H प्लस 2E स्क्वायर H इंटू, ये आगे अगर आप देखो तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है ना, सक्सेसिव टर्म्स की रेशो है E स्क्वायर, देखो E स्क्वायर बाय 1, E4 बाय E स्क्वायर, E6 बाय E स्क्वायर, तो E स्क्वायर ही आएगा। सो क्या आएगा सम A, व्हाट इज A, 1 फर्स्ट टर्म है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बेटा आपके पास जो S बना दैट विल बी H प्लस, ऐसे लिख लेता हूं, 2E स्क्वायर H ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। इन दोनों में से हम H कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2E स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, H ले लिया मैंने कॉमन। So S will be equal to 1 minus E square plus 2E square divided by 1 minus E square into H। H क्या है, ओरिजिनल हाइट। तो यहां से आपने S का फॉर्मूला बन गया आपके पास, माइनस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर विल बी E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू H। ये आपके पास है S का एक्सप्रेशन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल किस हाइट से वो फॉल करा था। ठीक है, जैसे ये हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से हम टोटल टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितना टाइम लगेगा रेस्ट में आने से पहले। देखो अगर बेटा कोई बॉडी, सेम डायग्राम है, h हाइट से फ्रीली फॉल करती है, तो बेटा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैं टोटल टाइम फाइंड करना, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सपोज करता हूं ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा t। ठीक है, ए बॉडी falls freely from a height h above the ground, then it will strike the ground at time t equals to root of 2h by g। पढ़ा हुआ है।
if it rebounds up to height h1, then time taken t1 is equal to root of 2h1 by g. t2 कितना होगा? सेकेंड रिबाउंड, ये फर्स्ट रिबाउंड हुआ, सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से, ठीक है। सेम डायग्राम है, मैं इसको रब कर देता हूं। तो टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज, अगर मैं टोटल टाइम को t से रिप्रेजेंट करूं, आई विल से इट इज t प्लस t1 दो बार, क्योंकि देखो यहां से एक बॉडी का फ्री फॉल हुआ, यहां जाने में t1 टाइम लगा, तो यहां आने में भी तो t1 लगेगा जितना टाइम, क्योंकि जितना यहां से यहां वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज, तो सेम टाइम। जैसे इस h1 को दो बार ट्रेवल किया है तो टाइम भी तो दो बार लगेगा ना, एक बार गेन करने में, दूसरी बार लूज, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2 कितनी बार होगा? अगेन t2 भी दो बार होगा, h2 जाने में और वापस h2 आने में, प्लस ट्वाइस ऑफ t3। और ये भी हमारे पास देखिए रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस ये कितना है देखना, यहां h1 की जगह अगर मैं e स्क्वायर h लिखूं, लिख लेता हूं 2e स्क्वायर h बाई जी, तो e तो बाहर आ जाएगा, e बाहर, रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस जब यहाँ h2 आ जाएगा तो यहाँ e4 आएगा, तो बाहर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस जब यहाँ h3 आएगा, यहाँ 6, बाहर क्या आएगा? e3 आएगा। करके देख लेना, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है? पहले वाले t को रहने दीजिए, क्योंकि वो उसमें e नहीं है हमारे पास, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते। सो वी कैन राइट रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस रूट ऑफ 2h बाई जी, कॉमन ले लिया, e भी ले लो ना कॉमन, आएगा ना पूरा, तो ये कॉमन आ गया, 1 प्लस e स्क्वायर 1, so t equals to square root of 2h by g plus e into square root of 2h by g into 1 over 1 minus e। अभी सेम लॉजिक अप्लाई कर दिया, a over 1 minus r, तो a कितना है 1, r कितना है e, तो अब फिर से ये रूट 2h by g कॉमन लेके 1 प्लस e over 1 minus e। तो इसको सॉल्व करो अगर आप, वन माइनस ई प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, वन है ना, तो ई है, गड़बड़ है कहीं? t will be equal to square root of 2h by g into 1 plus, अभी नहीं कॉमन लेते, चलो, रूट ऑफ 2h by g प्लस e इंटू रूट ऑफ 2h by g इंटू a ओवर 1 माइनस r, यही है ना फॉर्मूला हमारे पास, a की जगह 1 माइनस रेशियो इज e, so t will be equal to square root of 2h by g into 1 plus e over 1 minus e, ठीक है। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h by g कॉमन 1 माइनस ई इंटू 1, तो 1 माइनस ई ही होता है, प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। गड़बड़ पता क्या है, हर एक डिस्टेंस ये दो बार था, यहाँ 2 तो लिखा ही नहीं,
2 भी आएगा साथ में, दिख गया? अब खुद करो, इसलिए नहीं आंसर आ रहा था सही वाला। सो T विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g प्लस 2e इंटू रूट h/g कॉमन 1/1 माइनस e। ये सॉल्व करना है आपको। सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g इंटू 1 प्लस 2e/1 माइनस e। ये वाला 2 डालना था क्योंकि हर एक डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल हो रहा है तो टाइम भी 2 बार लगेगा। सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g 1 माइनस e प्लस 2e/1 माइनस e, जिससे ये आपका टाइम बनेगा लास्ट में रूट ऑफ 2h/g इंटू 1 प्लस e/1 माइनस e। ठीक है, इतना है।